अर्जुन भाई, राम राम। पार्ट 2 में स्वागत है आपका। पहले हमने हरियाणा पे बात करी, आज नीरज चोपड़ा का नंबर है। तो बात तो दोस्तों हमने पिछले एपिसोड, अगर आपने देखा है तो, नीरज से स्टार्ट की थी। बीच में हरियाणा हम पे हावी हो गया, ऑब्वियस भी था। तो आज हम ट्रैक पे दोबारा लौट आए हैं नीरज की तरह। आज बड़ा खुशी का दिन है जिस दिन रिकॉर्ड कर रहे हैं। नीरज ने एशियन गेम्स में अगेन गोल्ड जीत लिया है। तो उनके लिए तो यूजुअल सा काम है। आज हम थोड़ी अनयूजुअल सी बातें करेंगे नीरज के बारे में। उनकी जर्नी तो सबने देखी है, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई क्या है, क्या एफर्ट रहे हैं, घर वालों का क्या किरदार रहा है, कहाँ से उठ के नीरज आज इस मुकाम पे पहुंचा है। तो अर्जुन भाई, दोबारा स्वागत है आपका। और स्टार्ट करते हैं नीरज चोपड़ा से। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। राम राम। कल इनफैक्ट हमारी कॉन्वर्सेशन भी ना इसी बात पे रुकी थी कि कंपटीशन है कल एशियन गेम्स के अंदर। हम्म। देखते हैं कि नीरज का, क्या क्योंकि होता है। कल हमने अनु रानी की भी बात की थी और आज हम नीरज चोपड़ा, बिकॉज बोथ ऑफ अस वर एंटिसिपेटिंग कि आज के दिन अच्छा खासा परफॉर्मेंस होने वाली है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हुई भी है। नीरज थ्रू हिज सीजन बेस्ट, कृष्ण जना ही थ्रू हिज पर्सनल बेस्ट। तो बढ़िया रहा। तो यस, शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो जो फर्स्ट टाइम ये एपिसोड देख रहे हैं, पिछला एपिसोड नहीं देखा, मैं चाहूंगा कि पहले पिछला एपिसोड भी एक बार देख लो। आपको कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा काफी चीजों का, हरियाणा हरियाणा की स्पोर्ट्स स्टोरी का। लेकिन फिर भी अगर इस एपिसोड स्टार्ट कर रहे हैं, तो अर्जुन भाई की किताब है बुक नंबर 2, नीरज चोपड़ा। मैं दिखा रहा हूँ कैमरे पे, नीरज चोपड़ा फ्रॉम पानीपत टू द पोडियम। तो भाई साहब ने ये बुक लिखी थी 2021 के एंड में, और रिलीज हुई है मेरे ख्याल से 22 के फर्स्ट मंथ में, जनवरी में। और नीरज के गोल्ड जीतने के बाद, ओलंपिक के 3-4 महीने बाद ये बुक आई। कल हमने इसका एक हिस्सा डिस्कस किया, आज हम नीरज की स्टोरी पे फोकस करेंगे। तो अर्जुन भाई, सबसे पहला सवाल यही है कि खंडरा में एक लड़का, अच्छा, मोटा ताजा, वो बस स्टैंड पे सो जाता है। ठीक है, वो नी कहीं भी सो जाता है, नींद आ जाती है, हेल्दी नहीं है। घर वाले मत रोडा भेज देते हैं कि जा जिम चला जा। ठीक है भाई, थोड़ा हेल्दी हो जाएगा, फिट हो जाएगा, जिंदगी में कुछ काम करेगा। वहां से पानीपत, पटियाला और पंचकुला भी बीच में रहा। तो फिर बाद में भुवनेश्वर, जो पहला 2017 में मेजर ब्रेक मिला। इस दौरान उसकी स्टोरी में बड़े किरदार आते हैं। उसके घर वालों का एक रोल है, उसके अंकल्स हैं। यूजुअल हमारे, हम देखते तो हैं कि जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्शन हम सोचते हैं, इसने चरितार्थ किया है नीरज की स्टोरी ने वो। और दूसरा है दोस्त लोग। अब उसमें साव का एक किरदार है, एक मेरे का सनी है, एक पानीपत में सरदार जी। ठीक है, एक मोनू है, एक और कोच साहब है। तो फैमिली का एंगल और दोस्तों का एंगल और नीरज का अपना। तो ये जो सफर शुरू हुआ खंडरा से और फिर आगे पटियाला तक, ये इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। ग्रेट यार। मैं एक करेक्शन कर देता हूँ, मैंने अभी शायद ना बातों बातों में कृष्ण जेना निकल गया, किशोर जेना नाम है। सॉरी। जिसका सिल्वर आया एशियन गेम्स में। हाँ यार, नीरज की जर्नी एंड व्हाट आई अप्रिशिएट अबाउट, जब हमने बुक के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट किया था ना, कि यू वर एबल टू, और एटलीस्ट विद द बुक आई वाज एबल टू कन्वे द सेंस एंड यू वर एबल टू ग्रास्प जो मैं डिलीवर करना चाह रहा था। मेरी इच्छा थी कि भाई लोगों को पता चले, वो जर्नीज पता चले, लोगों को पता चले कि जॉइंट फैमिली का सिस्टम कैसे काम कर रहा था, क्या रोल रहता है फैमिली का, क्या रोल रहता है फ्रेंड्स का, क्या रोल रहता है जस्ट इमिडिएटली आपके नेबरहुड में कंपटीशन का, क्या रोल रहता है आसपास में एक एक ग्रुप का बनना है, एक स्टेडियम के अंदर एक प्रैक्टिस करने वाले ग्रुप के बनने का, क्या रोल रहता है कि आपको सही गाइडेंस मिल जाए, हम्म। चाहे फ्रेंड से मिले, चाहे गेम के अंदर सीनियर से मिल जाए। वो सारी की सारी चीजें थोड़ा 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 कर करके एक प्लेयर को इवॉल्व करने में मदद करती हैं। हम्म। तो चाहे फॉर इंस्टेंस आज जैसे जेना की बात की, अभी एक और राइजिंग जैवलिन स्टार है मनु डीपी। मनु डीपी हम्म। के जो कोच हैं वो हैं काशी सर। अब हम्म। काशी एक्चुअली अब कोच बन गए हैं और काशी ऑल्सो प्रैक्टिसेस ऑन नेशनल गेम्स। काशी एट वन टाइम वाज प्रिपेयरिंग और वाज बेटर and both of that in correcting Neeraj's run up and the way he turned during the throw of his javelin. तो सब लोगों का थोड़ा थोड़ा रोल रहता है और वही मैं किताब के माध्यम से सभी रीडर्स के लिए कन्वे करना चाह रहा था कि ये जो लॉरल्स दिखते हैं, जो सक्सेसेस दिखती हैं, ये शायद किन्हीं कारणों से या फिर लाइफ जैसे आगे बढ़ती है लोग उन सक्सेसेस के अंदर सिर्फ उस एक किरदार को याद कर देते हैं और भूल जाते हैं कि उस किरदार के बनने के पीछे कितने सारे और लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है।
नीरज की कहानी पर आए तो नीरज की कहानी शुरुआत ही उसकी, नीरज का जो बनना जो है वो उसकी फैमिली से स्टार्ट होता है। आई एम नॉट सेइंग इमीडिएट फैमिली, आई से जॉइंट फैमिली। नीरज के पिताजी, जो भाई, उनके बीच में बड़ा क्लोज एक बॉन्ड है, सही। सो मच सो दैट, और एज गैप थोड़ा ज्यादा है, तो जो नीरज के चाचा पड़ते हैं सुरेंद्र, हम्म, जो सबसे छोटे भाई हैं, उसके पिताजी, फिर भीम आते हैं, फिर सुरेंद्र आते हैं। तो नीरज और सुरेंद्र में कोई बहुत बहुत ज्यादा बड़ा गैप नहीं है, ऐसा नहीं है कि 25-30 साल का गैप हो, ठीक। तो जिस वजह से, एंड दे यूज टू लिव इन अ, दे स्टिल लिव इन अ जाइंट, जॉइंट फैमिली सेटअप। तो हम्म, सारा एक ही किचन है, एक ही मकान के अंदर रह रहे हैं सारे, सबके अलग अलग कमरे हुए हैं। अब तो घर का बहुत सुधार हो गया है, घर को रेनोवेट भी कर लिया है। लिमिटेड इनके पास खेती हुआ करती थी, खेती में जोता लाया करते, पर 3 भाई थे। सबको ये स्टार्टिंग से क्लियर हो गया था कि अगर अपने आप को, एटलीस्ट इसके अंदर एक मेजर रोल सुरेंद्र का रहता है, तो सुरेंद्र भाई को क्लियर था कि भाई अगर फैमिली को कलेक्टिवली आगे बढ़ना है, या कुछ करना है, या फिर अपने सर्कमस्टांसेस से बेटर होना है, तो कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा। एंड ये वो दौर की हम बात कर रहे हैं, आज देख लिया, आज वो 25 साल की, आप 10-12 साल पीछे चले जाइए। वो एक दौर ऐसा था जब हरियाणा के अंदर स्पोर्ट्स, कमर्शियल स्पोर्ट्स धीरे धीरे राइज पर था, या स्पोर्ट्स के अंदर सक्सेस पाने की वजह से बच्चों को क्या मिल सकता है पोटेंशियली, वो लार्जर डिस्कशन और डिबेट में आ चुका था। जिस वजह से बहुत सारे यंग लोग, चाहे रेसलिंग में निकले, चाहे बॉक्सिंग में निकले, चाहे शूटिंग में निकले, निकलना स्टार्ट हो गए थे। तो ऐसे में ही सुरेंदर वॉज थिंकिंग कि भाई क्या ऑप्शन हो सकता है। बट ये कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में जाने का भी मोटा मोटी कोई बहुत ऐसे ग्रैंड स्ट्रैटेजी नहीं बनाई थी। 8-9 साल की उम्र में नीरज का शरीर मोटा हो चुका था, गदरा हो गया था। एंड उसके गांव से ही, मतलब आसपास किससे हुआ करते थे, कुछ छेड़ दिया करता ना, नेताजी बोल दिया करता, कोई सरपंच बोल दिया करता, इस तरह के एकदम उलाने से मारा करते लोग। तो ये बात घर पे लगी, और फिर ये सोचा गया कि भाई इसको लोकल जिम में भेजते हैं, कि वहां पे जाकर लड़का, मतलौडा के अंदर जैसे कोई लोकल एक जिम बनी हुई है, वहां पे जाकर थोड़ा एक्सरसाइज, कसरत वगैरह करेगा, वेट लूज करे अपना। और उसके अंदर ने कुछ टाइम करने के बाद, कोई ऐसा कोई, मैंने जैसे एक बार नीरज से पूछा भी था, मैं क्या वहां पर किसी एक सीनियर का कोई सपोर्ट रहा हो, तो ही वाज लाइक कोई ऐसा कोई सपोर्ट नहीं था। नीरज भी बाड़ा की था उस टाइम पे ना, तो ऐसा कोई लंबा चौड़ा कोई मोटा मोटी सपोर्ट भी नहीं। बट ये है कि हाँ, एक्सरसाइज करते थे, सीनियर्स भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये भी एक्सरसाइज करना था, तो उम्र छोटी थी। बट इसी टाइम पर जो सुरेंदर है, सुरेंदर में जैसे मैंने बताया कि फार्मिंग के अलावा बड़े और एवेन्यूज भी खोज रहे होते थे कि कैसे लाइफ और कैसे फैमिली की कंडीशंस ओवरऑल इंप्रूव करी जा सके। तो वो खंदरा, जो इनका गांव है, जो मतलौडा ब्लॉक में पड़ता है, वहां से थर्मल जो पावर प्लांट है बड़ा पास है वहां पे, वहां से वो जाया करते थे पानीपत शहर में। तो डिस्ट्रिक्ट पानीपत के अंदर, पानीपत सिटी में जाया करते, और अलग अलग अपॉर्चुनिटीज के लिए डिस्कशन हुआ करती थी, कि कोई काम देख रहे हैं, कोई बिजनेस देख रहे हैं, कोई जैसे एक ऐसे हेल्थ सप्लीमेंट्स की कोई कंपनी है, तो उसके लिए सेल्स का काम करते हैं, इस तरह से बड़े एवेन्यू देखते थे। और उसी में एक बार सुरेंद्र वॉज अटेंडिंग अ प्रोग्राम, और उसके अंदर किसी एक व्यक्ति को बुला रखा था, जो एक लेक्चर दे रहा था ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ फिटनेस, या फिर हेल्थ और फिटनेस के लिए क्या क्या चीजें की जा सकती। तो सुरेंद्र ने कुछ ऐसे उस प्रोग्राम के अंदर, जीतू भी था, जितेंद्र जागलान एक लड़का है, तो जीतू भी वहां पे था। जीतू ने कुछ ऐसे प्रश्न किए थे, वहां पर बेसिकली जीतू और सुरेंद्र की इंटरेक्शन हुई है। उस इंटरेक्शन के अंदर सुरेंद्र फाउंड कि जीतू नोज स्टफ, और जीतू को उन्होंने बोला कि भाई, मैं नीरज, मतलब हमारा, मेरा भतीजा है, हमारे घर का लड़का है, वो जिम वगैरह कर रहा है, मैं चाहता हूँ कि भाई आप उसकी थोड़ी ट्रेनिंग वगैरह करा दिया करो। तो ऐसे ही ये स्टार्ट हुई जर्नी। तो नीरज वुड गो फ्रॉम खंडरा टू मतलौडा, मतलौडा से बस लेके, या फिर ऐसा हुआ करता था, या तो बस लेके जाया करता, बस भी मैं बाद में गया, यंग लड़का था, तो जैसे पानीपत जाया करते थे चाचा और किसी काम से, तो साथ हो लिया उनके, और फिर वहां पे अपना प्रोग्राम प्रोग्राम करके वापस आ गया, या अपनी प्रैक्टिस वगैरह करके आ गया। जीतू क्या कराया करता था, जीतू फिजिकल ट्रेनिंग दिया करता था, तो पीटी एक्सरसाइजेज, जनरल बॉडी फिटनेस वगैरह।
और वो कुछ टाइम करने के बाद जीतू ने अलग अलग स्पोर्ट्स भी खिलाना स्टार्ट किया, ऐसे तुम ये देख ले वो देख ले। जीतू शिवाजी स्टेडियम पानीपत के आसपास रहा करता, और जीतू क्योंकि स्टेडियम में काम प्रैक्टिस भी कराया करता था, पीटी ट्रेनिंग भी दिया करता और खुद भी स्पोर्ट्स खेला करता, तो जीतू का भी एक नेचुरल स्टेडियम के अंदर ग्रुप बन चुका था यंग लड़कों का। तो जीतू अलग अलग स्पोर्ट्स ट्राई करा रहा था, एंड वन ऑफ दीज डेज जैवलिन खेल रहे थे जो लोग, जीतू के दोस्त, उन्होंने उसके हाथ में जैवलिन थमा दी कि तू ये फेंक के देख ले। तो वो नीरज ने, वो कहते हैं कि पहली बार तो नहीं पर क्या अर्ली उसके अंदर ही ना देख लिया था। अब वो चाहे बाद में कहानी बनाए या कि बनो पूत के पाँव पालने में पहचाने जाते हैं, या तो वो बात कर लो, बट ये है कि उस टाइम पर ही वेरी अर्ली ऑन लोगों ने एक सेंस आ गया था कि हाँ भाई लड़का ठीक कर रहा है और ये इम्प्रूव कर सकता है गेम में। फिर nobody had anticipated that he will be winning an Olympic gold. Back in the day, who would have? ठीक, बट ये पता था कि भाई ही इज डूइंग ओके एंड इसके अंदर इस गेम को ये पिक करे तो ठीक ठाक आगे कर सकता है, ये पता था। क्योंकि जैसे सनी है, सनी एक किरदार था, तो सनी वो जैवलिन थ्रो एंड वेरी गुड एट हिज जॉब। सनी ने ठीक ठाक सक्सेसेस पाई हैं अपने टाइम में लोकल लेवल पर जैवलिन थ्रो में। तो सनी का कहना ये है कि भाई जैवलिन के थ्रो में ना आपकी हैंड की मूवमेंट अगर स्टार्टिंग में आपको समझ आ जाती है ना, उससे मोटा मोटी डिसाइड सा हो जाता है, समझ आ जाता है कि जैवलिन ये ढंग से फेंक पाएगा या नहीं फेंक पाएगा, लचक आ रही है हाथ के अंदर, बॉडी कर्व कर पा रही है। अगर वो करते हैं तो आप फर्दर बॉडी को ट्रेन और ट्यून कर सकते हो टू इम्प्रूव इन योरसेल्फ इन द गेम। तो ऐसी एक बात थी, शिवाजी स्टेडियम का माहौल था अपना, शिवाजी स्टेडियम के अंदर उसने नीरज ने फेंका, और फिर ऐसे ग्रेजुअली और नॉट सो ग्रेजुअली अदरवाइज इसने उस ग्रुप को एंटर कर लिया, और फिर लोकली स्टेडियम के अंदर कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन हुए, वो खेलने स्टार्ट कर दिए और हर जगह इंप्रूव करता गया। अब पॉइंट ये है, एंड दिस इज व्हाट हैपेंस एंड व्हाई द कल्चर ऑफ मेंटरशिप इज इंपॉर्टेंट व्हिच मेनी पीपल शुड नो, कि सन्नी से पहले सन्नी के सीनियर्स थे, उससे पहले उसके सीनियर्स थे जो कंसिस्टेंटली एथलेटिक्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स खेल रहे थे शिवाजी स्टेडियम में। So they knew the challenges and they knew the ecosystem of sports in हरियाणा और पानीपत। तो वो सारे जो challenges थे, वो हिकअप्स थे, वो उससे या तो शील्ड कर पाए नीरज को, या फिर नीरज को सपोर्ट कर पाए। अब जैसे आज एशियन गेम्स जैसे ये हुई है ना, तो एक फोटो डाली है, आई थिंक ईशान ने डाली है, जो नीरज का फिजियो है, या फिर समबडी एल्स, जिसके अंदर पिक्चर में नीरज है, नीरज के कोच हैं, फिर जेना है, ईशान है, और एक और किरदार है जिसका नाम है मोनू। नाउ मोनू वाज अनदर वेरी गुड जैवलिन थ्रोअर इन शिवाजी स्टेडियम इकोसिस्टम, स्पोर्टिंग इकोसिस्टम। बट मोनू के साथ दिक्कत क्या होती थी, और ये मोनू के बारे में सभी लोग बोलते हैं कि मोनू की किस्मत थोड़ी माड़ी है, कि इवेंट के टाइम पर, कंपटीशन के टाइम पे कुछ ना कुछ उसके साथ गलत हो जाया करता था। ऐसा नहीं है कि मोनू मारा था, आप वो फोटो देखोगे तो मोनू का भी गात ठीक है, मोनू के शरीर में भी जान है, ही कुड बी अ गुड, ही वाज अ गुड जैवलिन थ्रोवर, बट कंपटीशन के टाइम पे वो इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया लोकल उसके अंदर। एंड इन कॉन्ट्रास्ट इन सब की जो चैलेंजेस है, इन सब की जो जर्नीज हैं, उस सब ने नीरज को अच्छे से ग्रूम भी किया, सिखाते भी रहे और नीरज से एफर्ट मरवाते भी रहे कि तुम ये कर, तू वो कर, एक्सरसाइज करवाना, उसे रूटीन्स प्रैक्टिस करवाना, उसे बॉल थ्रोइंग करवाना, उससे जैवलिन थ्रोज करवाना, और किस तरह से लैंड होता है वो सिखाना। सो एक अपार्ट फ्रॉम अ कल्चर ऑफ ओनली अ कोच ट्रेनिंग द प्लेयर, it was a system or an ecosystem of players who were training and nudging Neeraj in the said direction. और so, इस पूरी जर्नी के अंदर लगभग आप बिफोर ही स्टेप्ड आउट ऑफ द पानीपत और शिवाजी स्टेडियम इकोसिस्टम, उसके फंडामेंटल सॉलिड हो गए, उसके बेसिक्स जो थे, उसके बेसिक ग्राउंडिंग जो थी वो सॉलिड हो गई। एंड ये उसकी सॉलिड तब हो गई जब he had perhaps not touched under 14, या अंडर 14 के अंदर ही उसकी इतनी लेवल की ट्रेनिंग हो गई कि उसे पता है कि अंडर 18 के अंदर किस तरह से परफॉर्म करना होता है। तो उसका थोड़ा उसका फ्लेवर मिल चुका था। दूसरा, उसके आसपास एक इकोसिस्टम ऑलरेडी बन चुका था, सीनियर जैवलिन थ्रोवर्स हु वर डूइंग डिसेंटली वेल।
एंड दूसरा सेड, आई थिंक गैरी कैल्वर्ट बोलते हैं कि नीरज की जो बॉडी है वो नेचुरली ट्यून्ड है ढूंढ है, हाँ। फॉर अ गेम लाइक जैवलिन। क्योंकि जैवलिन के अंदर ना, अगर आपको थ्रो करना है, आपको सॉलिड एक रनअप चाहिए होता है, सो यू रनिंग लाइक अ फास्ट लाइक अ स्प्रिंटर, देन ऑल ऑफ अ सडन यू नीड टू स्टॉप। ब्रेक, स्टॉप, अपनी स्पीड स्लो करना है, सो आपके थाइज में बहुत जोर होना चाहिए, और वो पूरा का पूरा ट्रांसलेट होता है, सो राइट फ्रॉम योर एंकल इट गोज ऑल द वे अप, जिसमें उस प्रेशर पूरा पड़ता है, then you need to turn around and you need to have that flexibility of a gymnast, ठीक? And then you need to have the power of a thrower on your shoulder, in your shoulder, so पूरी आर्म आपकी बड़ी solid होनी, so there are multiple aspects to the game if you want to perform well at it at the highest level. अब ये वाली चीजें, because naturally you see his performances, the consistency in his performances, body tuned रही है उसकी for the game, but then more on it later, but larger point being कि एक फैमिली और फ्रेंड्स का एक बढ़िया सॉलिड इकोसिस्टम उसके आसपास बन गया, जिसने उसे आगे पुश करने में मदद की। उसके जो प्रिंसिपल्स, उसके जो मॉरल वैल्यू सिस्टम है, वो उसके परिवार ने सॉलिड किया, कि आज भी लड़का अगर ही, इफ आई मे रीड इट, आज आफ्टर ही वन द मेडल, he said something like, and this was posted by Jonathan Selvaraj. Neeraj, and Jonathan writes, Neeraj might have won a second Asian Games gold, but he's equally excited about Kishore Jena, who pushed him all the way to the end. Neeraj says, सच में जेना ने अच्छा खेला. I got my season's best, but I'm happier for Jena today. मजा आ गया. You imagine there's this guy who's performing at the highest level. A junior, उससे थोड़ा से ही गैप के अंदर, because there was a time during the game tonight where Jena was performing, or Jena was rank 1 and Neeraj was in position number 2. So there is this guy who's at the helm of or at least javelin, in the world of javelin, and यहाँ पर there's a young guy who's doing well and has toppled him. Ultimately Neeraj won, but at no, Neeraj says कि भाई he was feeling very happy that the guy is performing well. So, and this he says in multiple quarters also. उसने बहुत और जगह बात की है कि भाई हम अपना एफर्ट बेस्ट डालते रहें और सारे ही देश का नाम रोशन करें. Why should there be only just one Neeraj Chopra? Why couldn't we have 100 meter के अंदर somebody defeating Usain Bolt's time? Why couldn't we have the best golfers in the world, the best other sports, हर एक sports के अंदर why couldn't we do the very best? So he said it on multiple quarters, but ये बनती कहाँ से चीजें, फंडामेंटल्स कहाँ से बनते हैं, परिवार से बनते हैं. तो जो घोट घोट के इसके परिवार ने डाल रखे हैं, तो चाहे इसके चाचों का, इसके पिताजी का, इसके माताजी का, सबका बहुत अच्छा रोल रहा है इसको ग्रूम करने के लिए, और उसी ग्रूमिंग का नतीजा है कि आज ऐसा कर रहा है. सही सही. और मॉरल वैल्यूज वो तो है ही कि आपकी जब रूटेडनेस इतनी होती है, और शायद यही वजह है कि नीरज का नाम हमने कभी डोपिंग से और ऐसे उल्टी सीधे कामों से, कोई बदमाशी से, किसी चीज से इसमें मतलब दूर दूर तक उसका नाम नहीं है. क्योंकि स्पोर्ट्स में तुमने इनिशियल फेज में शिवाजी स्टेडियम जैसी जगह पे हर टाइप के बंदे होंगे, पानीपत शहर में भी हर टाइप के स्पोर्ट्समैन होंगे. तो किसी की भी कंपनी जो होती है ना, और मतलब इजी भी मिल भी जाती है इस टाइप की कंपनी, अब जब स्पोर्टिंग उसमें होते हो, तो उसके बाद शायद सेम कोई बंदा जेवलिन कर रहा होगा सेम एज का, अंडर 14, जब नीरज आया पानीपत शिवाजी में, तो हर कोई तो फिर पटियाला या भुवनेश्वर नहीं जा पाया वहां तक. तो नहीं वही ये, हाँ, तो जैसे डोपिंग वाली बात बोली ना, इसमें एक बढ़िया मेरे को किस्सा याद आता है. आई डोंट नो इफ आई हैव रिटन इन द बुक, बट एट वन पॉइंट इट वाज शेयर्ड विद मी कि आपको जैसे जस्ट लाइक व्हाट यू सेड अबाउट द स्पोर्टिंग द कंपटीशन इन द स्पोर्ट्स वर्ल्ड, और कैसे एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को ट्रम्प करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं. तो वो सारी बात को तो नीरज डज नॉट वैल्यू मच, बट नीरज को एक बार कैटेगोरिकली बोला गया था कि यार इतना कैजुअली मत ले, ऐसा किसी ने कुछ खाने को दिया सीधा उठा के खाने मत लग जाए, क्योंकि पता नहीं है उस खाने के अंदर क्या है, बिकॉज यू आर परफॉर्मिंग एट द हाईएस्ट लेवल. एंड इसमें मदद किसने की? हिज फ्रेंड्स.
ऑल दी दिस ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, चाहे आप जीतू बोल दो, चाहे आप सन्नी सरदार बोल दो, या परविंदर सिंह ले लो, साहब ले लो। साहब की हम्म, दिल्ली ट्रांसफर होगी अब। तो हम्म, साहब की नौकरी लग गई थी सही। रेलवेज में। साहब अब के दिल्ली ट्रांसफर हुआ है, तो साहब ले लो, आप मोनू ले लो। ऑल दीज हम्म, गाइस, दे न्यू ऑल दीज हिकअप्स एंड चैलेंजेस ऑल अलोंग। सही। मोनू के साथ क्या रहा, मोनू इसके घर के पास रहता है, मतलब इनका गांव पास में ही है। हम्म, तो नेचुरल है, जब आप 45 मिनट दूर कहीं पे जा रहे हो, तो एज अ सीनियर मोनू को, मतलब इसके जो चाचा थे वो मोनू से भी बात करा करते थे। हम्म, तो मोनू एक परिवार का हिस्सा ही समझ लो, इनके इतने क्लोज है। सही। तो मोनू को ये सिस्टम पता था ना 4-5 साल पहले, या 4-5 साल सीनियर होने की वजह से। और मोनू ने इसको एट एवरी स्टेप गाइड करता रहा हम्म, कि बचना है, डोपिंग से भी बचना है, गंदे खाने से बचना है, पता नहीं कौन क्या डाल दे, वो सारा का सारा ना। सो ही वाज शेल्टर्ड, यू नो, फ्रॉम अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स, जिस वजह से अच्छा खासा बचाव हुआ। हम्म, एंड मोनू को आई रिमेम्बर एट वन टाइम ही वाज सेइंग कि भाई, एक बार व्हेन ही वाज ऑन बेड रेस्ट, तो इंजरी के बाद ना, तो पूछा कि परिवार वालों ने कि भाई, अकेला है तू, सब ठीक है ना, कहे तो हम आ जाते हैं। तो हम्म, नीरज वुड गो एज फार, कोई दिक्कत नहीं भाई, मोनू हम्म, को भेज दो बस। सो यू सी, इन सब ये पूरा एक पीयर ग्रुप ऐसा सॉलिड बन गया, एक एनकरेजिंग इकोसिस्टम बन गया। सही, तो नीरज ने ये इंश्योर किया कि ही केप्ट हिज हेड स्ट्रेट, और वो अपने काम पे बस फोकस करता रहा। सही, सही। नीरज के बारे में बात कर रहे हैं अर्जुन भाई। एक सवाल जो इसका कोरोलरी है, नेचुरल अगला सवाल जो इस बात पे बनता है कि हमने बात की पानीपत से पंचकुले गए, कुछ दिन पंचकुले रहे, पटियाला। पटियाला भी काफी लोग पहुंचते हैं। अंडर 14 में फिर वो कहीं फिर मेडल जीत रहा है यूपी में जाके, अंडर 14 खेल रहा है, वहां स्टेट पे जीत रहा है। 17 में मेजर ब्रेक आता है उसका, जो भुवनेश्वर है, एशियन एथलेटिक्स जो अंडर 20 को जीतता है। तो आपने फोटो वगैरह भी डाली है बीच में उसकी, तो मेरे पास इस ट्वेंटी हम्म। सेकेंड एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप। तो भाई ये नीरज है, हम्म। एक भाला फेंकते हुए। और बाकी ये मोनू साहब और जीतू के साथ, सबके साथ बुक में फोटो भी है अंदर फैमिली की। हम्म। दिस इज अ नाइस एडिशन। तो थोड़ा सा रिलेट भी कर सकते हो, शक्लें जब दिख जाती हैं एक बार कहानी में पढ़ते हो और चरित्र इमेजिन करते हो और फिर उसकी असली शक्ल देखते हो, थोड़ा सा असली शक्ल और दिखती है। ज्यादा रिलेटेबल हो जाता है मामला कि बंदे कैसे दिखते होंगे, साइड के किरदार जो कहानी में चल रहे हैं। तो 17 तक आते आते नीरज ये मान लो 20 साल की उम्र में एक प्रो बन चुका था। 12-13 साल की उम्र में उसने हाँ। स्टार्ट किया, 6-7 साल के अंदर वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता होता। तो ये जो प्रो बनने की कहानी है, आपने चैप्टर भी लिखा है इसका, बिकमिंग अ प्रो। तो वही है कि अड़चन आई, एक तो वो रूटेडनेस वाली बात हो गई कि फैमिली से भी वो वैल्यूज मिली, साथ में कुछ सीनियर का कुछ मेंटरशिप ऐसी मिल गई शिवाजी स्टेडियम के थ्रू, कि वो वहां रूटेडनेस हो गई, जो स्पोर्टिंग के करियर के स्टार्टिंग में उसे कुछ चीजें अच्छी मिली, वैल्यूज मिली। उसके बाद जो ग्रोथ है, तो अब नीरज की हम जाते हैं कि उसकी फिजियोलॉजी पे, उसकी अपनी मेहनत पे, अपनी ड्राइव पे, क्योंकि एक लेवल के बाद इससे आगे उसको वही चीजें ले जाएंगी सपोर्ट के बाद, जो मतलब एक प्रोफेशनल प्योर एथलीट बनाने में। तो यहाँ नीरज का हम्म। खुद का किरदार कैसे सामने निकल के आता है। बीच में इंजरी भी हुई उसकी, ऑन एंड ऑफ भी रहे सीजन। ये मैं बात कर रहा हूँ 12-13 से 17-18 तक की। तो इसके हाँ, बाद सो ब्रेक इसके रहा, अंदर, भुवनेश्वर के बाद भी। तो थोड़ा इसके बारे में बताइए, आप जब रिसर्च कर रहे होंगे बुक से, नीरज से भी मिले होंगे, तो एज अ पर्सन रूटेडनेस तो है, लेकिन स्पोर्ट में जैसे आपने बताया कि उसकी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जाग जाती है। वो जब चल रहा होता है ना मैच, प्रैक्टिस में और ट्रेनिंग में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, लेकिन सामने वालों को देख के अंदर का जो सोया हुआ है ना, कि शेर जाग जाता है उस दिन, मैन ऑफ द मोमेंट, मैन ऑफ द इवेंट। तो एज अ किरदार नीरज का, जो एज अ प्रो बनने में उसको हेल्प की, तो उसका किरदार किस टाइप का है? तो मैं ऐसे करता हूँ कि मैं अभी आपको थोड़ा सा एक बार वीव करके दिखाता हूँ 2012 से 17 का जो फेज था, और कैसे ठीक। उसकी इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट हुई। एंड उसके बाद मैं ड्रॉ करके बताता हूँ कि व्हाट ऑल दीज पीपल जो इनके साथ 2012 से 17 की जर्नी में जो लोग थे इसके साथ, हम्म। वो इसके बारे में क्या कहते हैं, और वो नीरज किस तरह से उसे अप्रोच करता है। ठीक। सो 12 से 17 वाला जो फेज है, उसको आप ये समझिए कि नीरज के बढ़िया फॉर्मेटिव ईयर्स भी हो गए, और वो अलग अलग कॉम्पिटिशन में जाना स्टार्ट हम्म। किया। आफ्टर स्टेपिंग आउट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉम्पिटिशन, वहां पे अच्छा परफॉर्म करके अलग अलग जगह मिली। जैसे मैंने बताया कि इकोसिस्टम डेवलप हुआ हुआ था, जैसे हम्म। परविंदर, जिसको साम के नाम से जानते हैं, तो ही वाज डूइंग एक्सेप्शनली वेल इन जैवलिन। आप ठीक। नेशनल गेम्स के लेवल तक वो पहुंच रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसको साई सोनीपत के अंदर
बुलाया जाता है और वो वहां पर चला जाता है। तो नीरज भी वहां पर जाता है कुछ दिन देखने के लिए किस तरह का तरीका है, किस तरह की फैसिलिटीज है। फैसिलिटीज के अंदर होता क्या है, आपको रहने की जगह दी हुई है, आपको स्टेडियम दिया हुआ है, आपको आपके इम्प्लीमेंट्स भी दिए हुए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, आपको फूड मिल रहा है, आपको अगर सप्लीमेंट चाहिए उसके रिक्वायरमेंट्स मिल रही है, बट there's only as much government can do, right? So वो अलग अलग जगह, जैसे वो सोनीपत गया, सिमिलरली एक इनमें से सन्नी जो था, सन्नी हिसार गया। तो इकोसिस्टम ऐसा डेवलप हुआ था जिसमें अलग अलग जो लोग थे, जो इसके सीनियर्स थे, वो अलग अलग जगह जा रहे थे और अलग अलग जगह उनके इंडिविजुअल नेटवर्क्स थे जो जिनसे समझ आ रहा था, जिनसे इन्फॉर्मेशन आ रही थी व्हाट शुड बी द बेस्ट स्टेप फॉरवर्ड। तो उसी का नतीजतन ये है कि पंचकुला जब ये गए थे तो पंचकुला के अंदर इसके जब पीएस गए तो इन्होंने सब पंचकुला बुला लिया। क्यों बुलाया? उसी कॉन्फिडेंस पे बुलाया कि भाई यू आर डूइंग वेरी वेल इन योर सही। गेम्स, पंचकुला के अंदर बेटर फैसिलिटीज हैं, यहाँ पर आकर प्रैक्टिस से अपनी ट्रेनिंग क्यों नहीं करता? सही। तो उसने वहां पे बैठ के ट्रेनिंग की। उसी तरह वो पटियाला गया था, पटियाला गया। पटियाला नहीं, बाबा कोच के पास गया था। तो बाबा याद। कोच के पास भी इस तरह के, बाबा कोच का नाम पॉपुलर था, बाबा कोच अपने हाँ। टाइम पे बढ़िया जैवलिन थ्रोवर थे। तो बाबा कोच के पास भी इसीलिए गए, वहां से कुछ वो कुछ दावपेच सीख कर आए। हम्म। फिर क्योंकि एट द सेम टाइम आप परफॉर्म कर रहे हो अलग अलग लेवल्स पर, अलग अलग गेम्स के अंदर, एंड यू डूइंग कंसिस्टेंटली वेल, नेचुरल है आपका रिकॉर्ड रिफ्लेक्ट्स। तो आप हम्म। स्टेट से, आप डिस्ट्रिक्ट से स्टेट लेवल पे गए, स्टेट से फिर आप नेशनल लेवल पे गए और आपके नेशनल कैंप लगने लगे। तो हाँ। नेशनल कैंप के लिए आप पटियाला गए। पटियाला अब गया। वहां पर अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो आपको आपको अप्रोच कर रहे हैं स्पोर्ट्स मैनेजर्स और स्पोर्ट्स एजेंसीज, कंपनीज जो स्पोर्ट्स जी। प्लेयर्स को मैनेज करती है। तो उसी तरह से जिंदल ने अप्रोच किया। फिर आपकी जेएसडब्ल्यू। ट्रेनिंग के लिए जब आईआईएस हो गया, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, वो अच्छा काम कर रहा था तो आपको उसका एक्सेस मिल गया। या आप क्योंकि आप नेशनल कैंप में थे तो साई और एएफआई ट्रस्टेड योर एफर्ट्स, सॉ द एक्सेप्शनल वर्क दैट यू वर डूइंग। तो उन्होंने उसको कुछ ना कुछ सपोर्ट दिया। तो ये मेजरली इस तरह का एक सपोर्ट सिस्टम बनता गया। बट इस सब के बावजूद, दिस इज वन एस्पेक्ट के जो नीरज के जैसे फैमिली हो गए, फ्रेंड्स हो गए, फिर नीरज की जर्नी के अंदर जो लोग उसके साथ जुड़े, एक तो उनका रोल हो गया, उस सब का एक मेजर इम्पैक्ट तो होता ही है किसी की पर्सनालिटी डेवलप करने में। क्योंकि आप नीरज से कभी भी मिलो, सही। आप आज भी नीरज से मिलते हो तो वो अभी भी आपसे एकदम ग्राउंडेड तरीके से मिलता है। और अगर वो बात नहीं कर पाएगा ना, या बड़ा व्यस्त होने की वजह से नहीं कर पाएगा, तो वो हाथ जोड़ के माफी भी मांग लेगा कि सर मैं मिल नहीं सकता, मैं बात नहीं कर सकता, मेरे पास है ही नहीं। एंड मोस्टली दूसरा अब तो ये भी हो गया, बिकॉज ही इज सच अ हाई परफॉर्मिंग प्लेयर एंड his brand value has increased so much that for perhaps for every step or everything, JSW is sitting on top of his calendar के अब ये करना है, अब ये करना है, because everything is so structured. In fact, the physio Ishan, who stays with him, there's a good chance कि वो JSW की तरफ से फंडेड है। Same thing goes, won't like to go on all these details which might be personal for Neeraj or his family or otherwise. But ये जरूर है कि apart from ecosystem जो उसके आसपास डेवलप हुआ, it is that individuals, characteristics, some of them are innate, जो वो एक्चुअली में जैसा है, कुछ ऐसे हैं जो ओवर टाइम डेवलप किए हैं। So for instance, a few attributes or characteristics of Neeraj's game, I would say, कि एक, नीरज इज ऑलवेज is a very very disciplined guy. उसको अब सही। तक, एंड ऐसा नहीं है कि वो पता नहीं 20 साल से ट्रेनिंग कर रहा है, ठीक, उसकी उम्र अभी मेरे ख्याल 25 साल उसकी उम्र है। हाँ। तो वो 10-15 साल के अंदर ही वो ट्रेनिंग करके ही हैज गॉन टू वेरेवर ही इज। 2000 टोक्यो गेम जो 21 के अंदर हुए, आप ये देख लो, आज 25 साल का है, तो 3-4 और साल, 22 साल की उम्र के अंदर ही इज एट हेल्म ऑफ टॉप ऑफ हिज गेम इन द वर्ल्ड। तो वो अचीव करने के लिए 6-7 साल, 8 साल का बढ़िया खासा आपका एफर्ट है। तो बट इन 8 साल के अंदर व्हाट ही इज डन, ही इज डेवलप्ड एक्सट्रीम डिसिप्लिन, ही इज अंडरस्टूड हिज बॉडी वेरी वेरी वेल। तो जब ऑफ सीजन होता है, ही इज ईटिंग अ लॉट ऑफ फूड एंड देन ही गोज इनटू अ श्रेडिंग मोड। तो जो आप वीडियोस देखते हो ऑनलाइन जिसके अंदर ही इज डूइंग सम मैसिव, अ लॉट ऑफ रेपिटेशंस, बहुत इंटेंस एक्सरसाइज कर रहा है, ही इज डूइंग इट फॉर टू लूज
to shed the weight and to build the muscle. Then in the games, of course, he performs his very best during competitions. This I was told by himself, that कि लोग कुछ लोग होते हैं जो कंपटीशन तैयारी में बड़ा अच्छा कर रहे होते हैं, बट कंपटीशन के अंदर हाँ, मैच वाले दिन। हार जाते हैं या जी घबरा जाते हैं, एनीथिंग ऑन दोस लाइंस. इन कॉन्ट्रास्ट, नीरज इज समबडी जो कंपटीशन के अंदर ही बेस्ट परफॉर्मेंस डालता है. जो वो आप लास्ट बिट पे देखते हो ना, कि जब वो जैवलिन थ्रो कर रहा है और वो जैवलिन थ्रो करते ही नीचे गिर जाता है, इट इज नॉट बिकॉज कि किसी ट्रेनिंग में उसने ऐसे बोला, बट बिकॉज ही इज पुटिंग ऑल ऑफ हिमसेल्फ इन दैट थ्रो. मतलब पूरे शरीर की हर एक एलिमेंट शरीर का जान लगा रहा है उस जैवलिन को थ्रो करने में. इवन द लास्ट टिप ऑफ द फिंगर इज डूइंग इट्स वर्क. तो उस टाइम पर इट डज नॉट मैटर टू हिम कि उसका फॉल किस तरह का होना है या उसको किस तरह से खड़ा होना है. नहीं, उस टाइम ये मैटर करता है कि जब जैवलिन उसके हाथ से छूटे, तब जितनी एनर्जी थी वो सारी की सारी ट्रांसलेट हो चुकी हो जैवलिन के अंदर, सो दैट द जैवलिन फ्लाइज एंड कट्स थ्रू द स्काई, एंड व्हेन इट डिसेंड्स इट टर्न्स द मैक्सिमम डिस्टेंस. सो ये उसके गेम के अप्रोच के अंदर है. दूसरा, he does not get covered down because of competition. उसके अंदर दो चीजें नहीं है कि इसने बड़ी जल्दी इंटरनेशनल लेवल के गेम्स देख लिए. तो व्हेन इंटरनेशनल प्लेयर्स आर परफॉर्मिंग, इसको ऐसे एक तो फियर सा कुछ नहीं होता कि भाई इंटरनेशनल इतने बड़े प्लेयर्स हैं. ठीक. सिमिलरली ही डज नॉट बीट इन ऑल गेम्स ऑफ ऑल डिफरेंट लेवल्स. कोई किसी तरह का एक अननेसेसरी कोई रेजिस्टेंस नहीं है या फिर कोई फियर नहीं है कि कौन कितना बड़ा नाम है गेम के अंदर. ही इज वेरी क्लियर अबाउट इट. ही हैज टू फोकस ऑन हिज गेम, व्हिच यू सी इन कंसिस्टेंटली. वो अपनी परफॉर्मेंस की, अपने मार्क की कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखता है. आपको पता है 6 थ्रोज मिल रहे हैं आपको इन द गेम. विद इन दीज 6 थ्रोज, नीरज इज गोइंग टू डू एनीथिंग बिटवीन 87 to 89. That is his optimal level जिसको वो consistency maintain कर रहा है. He will do his 88.88 like he did today. Others might falter in their performances. What he does, he ensures कि जो वो games में enter करने से पहले training पे जो उसका level achieve हो गया था, वो level उसने translate वहां पे करना है. So there might be, for example, Olympics के अंदर ही हुआ था ना, not many people were anticipating कि भाई वो जीत पाएगा, क्योंकि there was this other guy. There were many, former Olympians जो बहुत जिनके personal best were crossing 90 meters. वेटर था, never crossed 90 वेटर था उससे पहले. बेटर था. So better could not translate. Better's personal best could be 93 or even more also. 97, I think 97 is 97. So his personal best of 97, but during the game, when it mattered the most, he could not do it. There are multiple reasons why he says कि भाई मेरे को बड़े spikes use करने चाहिए. Anything anybody would say, but at the end of the day, everybody is putting their best foot forward. So better at that point during that day, he put his best foot forward. So did Neeraj, but Neeraj maintained his consistency. Neeraj went into the games. उस साल के अंदर 87, 88, 87 meters करता वो चल रहा था. He did it. Same thing. आज उसने 88 कर रहा है. 88 के आसपास उसी रेंज के अंदर है. He's doing it. He's slowly inching towards the 90 meter mark. But well, ये हो गया. Then of course he's grounded in the sense के उसको पता है कि whatever laurels may come, that you and I might discuss him, or that something might happen to media के अंदर क्या हो रहा. What he knows clearly well is के success या ये fame, ये जो प्यार है लोगों का, तभी है as long as he's achieving things, as long as he's doing he's remarkably successful in his job. So बड़ी चीजें होती हैं, बट वो घूम कर अपने गेम की तरफ आता है और गेम पे फोकस करता है कि गेम को कैसे सुधारना है. एंड उसके बाद another thing that people who've trained him or who've been with him say कि he's not somebody जो शर्माता हो कोई करेक्शन लेने में. He asks, he observes, he consistently tries to improve his performance.
जब मोबाइल फोन छोटे छोटे हुआ करते थे, वो मोबाइल फोन से वो अपने थ्रोज की यूट्यूब रिकॉर्डिंग से करा देख के करता था सीखता था ऑब्जर्व शायद। करने के लिए। कोच यूट्यूब, मैंने इसी तरह उस सेक्शन को टाइटल किया कि वो एक्चुअली में यूट्यूब से देख देख के अपने स्टांस को इम्प्रूव करता था। एंड ही वुड आस्क सीनियर्स कि भाई कहाँ पर मैं गलती कर रहा हूँ, या यहाँ पे ये सुधार कर लूँ, वहां पे वो सुधार कर लूँ। Now imagine a guy who is focused, disciplined, ready to learn, and maintaining, consistency, and has no airs about him, and is not shy about discussing with some other people कि भाई कैसे वो अपना improve करे। कैसे हरा देगा उसे कोई? सही। फंडामेंटल्स क्लियर है ना। बिल्कुल ठीक है। कोई कोई अननेसेसरी एज नहीं है, तो वो दैट 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 कैरेक्टर ऑफ द मैन makes him what he is today. So he'll सही continue, improving on his performances. सही सही। और आपकी बात से मेरे को एक चीज एग्जांपल याद आ रहा है, ये जो क्रंच मूवमेंट में परफॉर्म करने वाली हैबिट है ना, ये हम क्रिकेट में देखते थे ऑस्ट्रेलियंस में, कि नॉकआउट मैच में साले हारते ही नहीं थे। मतलब इंडियन प्लेयर्स के इंडिविजुअल रिकॉर्ड प्रैक्टिस में बायलेटरल्स में पता नहीं क्या क्या थे, 200 200 250 300 300, लेकिन जब क्रंच वर्ल्ड कप का मैच आता है तो कोई भी ऐरा गैरा, कोई माइकल बेवन होता था, कोई एंडी बिकल होता था ऑस्ट्रेलिया का, वो रन बना के निकल जाता था। अरे तो ये जो वो है ना क्रंच मोमेंट पे नॉकआउट में टाइम पे परफॉर्म करना, तो ये भी मेरे ख्याल से एक हैबिट है, एक आदत है, और एक सेंस, डीप सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपनी एबिलिटी पे। तो शायद एब्सोल्युटली, चीज है कि आप टाइम पे फिर चोक नहीं कर रहे। ग्रेट, ये बड़ा अच्छा आपने एब्सोल्युटली। बताया वैसे ना, ये सारा पर्सपेक्टिव खुल के आ गया। इसके बाद अर्जुन भाई आते हैं इसके फेज नंबर 2 पे, 17 के बाद जो शुरू होता है, उसको प्री कोविड पोस्ट कोविड भी हम डिवाइड कर सकते हैं ना, लेकिन एक साथ लें 18 से 21 ओलंपिक्स तक का। हम्म। तो भाई साहब 2 बार तो गोल्ड मेडल जीतते हैं, गोल्ड कोस्ट में कॉमनवेल्थ में और जकार्ता में एशियन गेम्स में, वो 18 की बात है। तो मतलब एक तरह पीक आ गया है 17 से, जब वो एक जूनियर खेल रहे थे और वहां पे परफॉर्म करके। लेकिन अभी भी ओलंपिक का लेवल हुआ नहीं है ये एशियन और गोल्ड कोस्ट के बावजूद। तो इसके बाद जो फेज आ रहा है 18 के बाद, इंजरी होती है, वो बीच में प्री कोविड पोस्ट कोविड, कोच बदले जाते हैं, कई चीजें हो रही हैं, कभी साउथ अफ्रीका जा रहा है ट्रेनिंग करने, यूरोप जा रहा है बीच में। और तो इस माहौल में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज मैं पढ़ रहा था एक ट्वीट कि इकोनॉमिक ग्रोथ का कंट्री की आपके मेडल से काफी रिलेशन है। द काइंड ऑफ फैसिलिटीज दैट यू हैव इन योर कंट्री, द काइंड ऑफ इक्विपमेंट, आपका न्यूट्रिशन डाइट। तो नीरज एक लेवल पे पहुंच गया, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ का गोल्ड मेडलिस्ट होने के बाद अब होप हो गई है। अब वो अंडरडॉग नहीं है, क्योंकि अब जब पिछली बार बात कर रहे थे कि हाँ ये तो था कि मेडल आ सकता है नीरज का, ओलंपिक्स में भी मेडल आ सकता है। तो 18 से 21 तक ग्राउंडेड रहा नीरज, लेकिन एक स्टेट सपोर्ट और कॉर्पोरेट सपोर्ट, जीएसडब्ल्यू हो गया जो भी कैंप स्पॉन्सर, तो ये क्या रोल प्ले करते हैं किसी भी स्पोर्ट्समैन की लाइफ में, और आज के दौर में खास तौर पे। और नीरज की कहानी इनके यार साथ क्या रही, साई का रोल हो गया, जेएसडब्ल्यू का रोल हो गया, बाकी खिलाड़ियों को भी आपने देखा होगा। तो इस फेज में कोचिंग का रोल हो गया, जो फॉरेन कोचेज आ रहे हैं, तो ये जो सारा इकोसिस्टम है एक लेवल प्रोफेशनल लेवल का, तो ये कैसे हेल्प करता है नरिशमेंट में, और नीरज का क्या यार केस तो रहा? हाँ, सबसे पहले तो ना एक रिमार्केबल चीज क्या हुई हम्म। कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ना एक स्कीम स्टार्ट की थी, टॉप स्कीम, टारगेट ओलंपिक टॉप्स। पोडियम स्कीम। हाँ। टॉप स्कीम का एक बहुत बड़ा रोल रहा है इन हम्म। ensuring that our players get our top players get what they want. हम्म। It is not structured in the sense कि आपको हम इतना पैसा अलॉट कर रहे हैं, इस पैसे से सब्सिडी दे आपको रहे ठक 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 ये करना हैं। है ना। कि वो बड़ा जो एक यूजुअल सरकारी सेटअप सा नहीं है। इट हाँ। इज वेरी इनोवेटिव एंड वेरी क्रिएटिव सेटअप, जिसके अंदर आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फंड एलोकेट होंगे और आपको वो फैसिलिटीज मिलेंगी। हम्म। सो व्हाट आर द काइंड ऑफ फैसिलिटीज दैट ही नीड? अगर उसको न्यूट्रिशन चाहिए तो न्यूट्रिशन मिलेगा, उसको जहां पर प्रैक्टिस करना था, जहां पर परफॉर्म करना था, वो जगह मिलेगी, हम्म। उसको जिस तरह जहां पे कैंप्स लगाने हैं उसे वहां मिलेंगे। स्पेशल बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंस इन दिस फेज इटसेल्फ, आफ्टर फेयर एनफ डेलिब्रेशन विद एएफआई एंड साई, उसको बहुत हम्म। इनक्रेडिबल सपोर्ट मिला फ्रॉम ऑल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। एंड सही। क्योंकि टॉप स्कीम के अंदर उसको टॉप एथलीट की तरह आइडेंटिफाई कर दिया गया था, तो हम्म। नीरज ऑल्सो गॉट द फैसिलिटीज ऑफ कोच
तो फॉरेन से हम्म, कोच आए इंडिया के अंदर इनफैक्ट जो दुनिया के सबसे जब द गाय हु क्रॉस द 100 मीटर मार्क इन हाँ जैवलिन थ्रो, वो जिसकी वजह से रूल्स को ट्वीक किया गया रूल्स था, चेंज हो गए। उस व्यक्ति को मतलब वो लठ आदमी यार, इमेजिन करके देखो, हम्म, जैवलिन जैवलिन थ्रो गेम के रूल्स चेंज किए गए हाँ थे सो दैट वो इतना ज्यादा ट्रिकी ना बने। हम्म नाउ अब यू नो सो उसके बाद एक और चीज हुई थी जिसके अंदर व्हाट सेट्स द गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन अपार्ट इज कि उसको नो ही माइट बी द बेस्ट परफॉर्मिंग जैवलिन थ्रोअर जो इसके हम्म, कोच थे जो इंडिया में यू होन जो आए, ये बट उनकी और इसकी ट्यूनिंग नहीं बैठी। नहीं बैठी। तो गवर्नमेंट को उसने ही स्पोक टू एएफआई, ही स्पोक टू साई कि अगर ट्यूनिंग नहीं बैठी है तो कोई और कोच चाहिए। तो वो कोच इतनी आसानी से परहैप्स अवेलेबल ना होता, हाँ बट बिकॉज ऑफ द स्कीम and because of his performances and his consistency and also I think because of his nature, क्योंकि at the end of the day ना कोई भी हम्म, काम अपना होता है नहीं होता वो इंटरपर्सनल स्किल्स पे बहुत डिपेंड करता है। तो एंड हिज परफॉर्मेंस डेफिनेटली हिज परफॉर्मेंसेस इज कंसिस्टेंसी इंश्योर्ड कि जो इसको कोच चाहिए था वो इसको कोच मिला। हम्म, एंड दैट गोज, वो क्रेडिट उसका पूरा का पूरा सरकार को जाता है और किसी को नहीं जाता। क्या सही। फॉरेन कोच एक आपके लिए कराए हो, आपके हम्म, पास ऑलरेडी और सारे आपकी टीम के पास और कोचेस हैं, हम्म, बट यू आर गेटिंग अ कोच, स्पेशल कोच जस्ट फॉर दिस लैड। तो सरकार का, टॉप स्कीम का, एएफआई का, साई का, गवर्नमेंट के फोकस का बहुत ज्यादा रोल पड़ता है। इमेजिन इट लाइक दिस ना, वो शायद मेरे ख्याल से ओलंपिक मेडल जीतते ही हुआ था कि हाउ मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड ऐसी हैं जहां पे ओलंपिक मेडल जीत कर आते हैं एंड द प्राइम मिनिस्टर इज इनवाइटिंग देम टू फॉर्मल डिनर एंड या फॉर्मल रिसेप्शन। नहीं होता भाई। तो दिस प्राइम मिनिस्टर इंश्योर्ड कि भाई हम्म, स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर या स्पोर्टिंग इकोसिस्टम को इस देश के अंदर इम्प्रूव करना है। हम्म, उस इम्प्रूव करने के अंदर बड़े सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, जिसके अंदर एक मेजर एस्पेक्ट ये भी है हम्म, कि जो स्पोर्ट्समैन हैं उनको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस भी दिया जाए, उसका उनपे गर्व महसूस किया जाए, और वो गर्व महसूस करा जा रहा है एट द हाईएस्ट लेवल। हम्म, मतलब इफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री, अभी आप देखिए एशियन गेम्स चलते चलते जो मेडल आ रहा है उसमें प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट आ रहा हाँ ट्विटर है। है और हर के अंदर प्लेयर टैग्ड है। तो हम्म, इमेजिन करो ना, दीज गाइज हु आर कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट लैंड्स एंड हिंटरलैंड्स इन द कंट्री, उनको देश के प्रधानमंत्री एक्नॉलेज कर रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं हम्म, बिकॉज यू डिड समथिंग रिमार्केबल फॉर द कंट्री, यू वन अ मेडल फॉर इट। सही। ठीक। सो ये जो लार्जर चेंज आया था, इससे पहले ना इंडिया के अंदर स्पोर्ट्स जो है वो बड़ा हाफाजात तरीके से चला करता था, एटलीस्ट सिंस प्री 2014 फेज अगर आप देखो ना, तो एक तो करप्शन बहुत था, नेपोटिज्म ह्यूज था, जो हमारी जो स्पोर्ट्स बॉडीज हैं उसके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, उस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी अपने इंसेंटिव बेस पे चला करता था, करप्शन बहुत था, बड़ा कोई बहुत ज्यादा कोई एथलीट सेंट्रिक अप्रोच नहीं थी। हम्म, अब टॉप स्कीम के तहत या और जो स्कीम्स आई थी उनसे, और जिस तरह से गवर्नमेंट ने काम किया, एथलीट सेंट्रिक अप्रोच लेकर आई। विद दैट दे मेंट के जिस तरह से भी हो फोकस ये करना है कि एथलीट की इंप्रूवमेंट कैसे हो सकती है, उसकी जो हम्म, रिक्वायरमेंट है, उसको जो चीजें चाहिए वो मिल जाए। इट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस कि भी नीरज को जो चाहिए उसको वो मिल रहा है, सो नीरज गॉट द कोच। देन सही। नीरज ऑल्सो गॉट जहां पर भी कैंप्स हो वहां पर कैंप्स मिल रहे हैं, एंड दिस then the factor comes of corporate funding. See, until a player becomes a star, हम्म, उसके पास बहुत पैसे नहीं होते। हम्म, इंडिविजुअल गेम्स के अंदर सारा एफर्ट एक प्लेयर, उसकी प्लेयर की फैमिली लगा रही होती, मीन्स आपके पास लिमिटेड होते हैं। तो जो भी नीरज जीतता था वो सारा का सारा इसमें लगाता था, हम्म, बट नीरज रिक्वायर्ड सम सॉर्ट ऑफ एन एक्सटर्नल सपोर्ट, और हम्म, जो इसको एक सीनियर के बोलने से इसको जिंदल में मिला। सही। अब जिंदल स्टार्टिंग के अंदर तो जिंदल ने बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग के अंदर ही ऐसे बोलो कि लोग देखो आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए हैं या आपके लिए एडवर्टाइजमेंट या स्पॉन्सरशिप लेकर आए हैं। स्टार्टिंग में उसे सपोर्ट देते रहे, सप्लीमेंट्स का सपोर्ट देते थे, फिर फिजियो का सपोर्ट देते रहे, या अलग अलग एनी पॉसिबल सपोर्ट हम्म, वो इसको फिर ये देने लगे। सही। जेएसडब्ल्यू ने दिया, फिर जिंदल या कॉर्पोरेट या फिर जैसे सीएसआर फंडिंग से अलग अलग जो इंस्टीट्यूट उन्होंने चलाए उसमें मिला।
फिर जब इसको इंजरी हो गई, उस इंजरी के अंदर भी कुछ सपोर्ट मिला, चाहे यहाँ से मिला चाहे सरकार से मिला। तो हम्म, ये सारा का सारा एक मोटा मोटा तंत्र था जिससे वो सपोर्ट मिला। कोविड के टाइम पे सो आई स्पोकन अबाउट द चेंज ऑफ कोचेस, देन ऑफ कोर्स इंजरी हो गई थी, फिर इंजरी से रिकवर करने के लिए आप अलग अलग इंटरनेशनल कैंप्स लगाते हो। सी, ही गॉट अ फेयर अमाउंट ऑफ एक्सपोजर ड्यूरिंग द टोक्यो 2020 गेम्स आल्सो। तो गेम्स के पहले ही वाज आउटसाइड द कंट्री, साउथ अफ्रीका 2019 में साउथ अफ्रीका रहा। है ना। साउथ अफ्रीका भी थे, टर्की भी थे, दीज गाइस वर यूरोप ट्रैवलिंग, भी एंड था। इनफैक्ट उससे जस्ट पहले टोक्यो पहुंचने से पहले पेरिस, या मतलब दीज गाइस जोहानिस बेटर एंड नीरज चोपड़ा वर ट्रैवलिंग समवेयर हाँ, टुगेदर। ट्रेन टुगेदर। सो इनको एक फेयर अमाउंट ऑफ एक्सपोजर नीरज को मिला, हम्म। जिसके अंदर ये सारा का सारा मतलब सरकार का और कॉर्पोरेट दोनों का रोल रहा है। हम्म। और उस बेसिस पर फिर इसकी वो एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस भी आया, गेम भी इम्प्रूव किया और गेम के फिर ऐसे नतीजे दिखाए। ऐसा नहीं है कि भाई फैसिलिटी एंजॉय करके आ गए। ही वन गोल्ड इन एन इवेंट जिसके ना कोई सोचता भी नहीं था। इनफैक्ट आई डोंट नो कितने आपके व्यूअर्स या लिसनर्स हो जो समझ पाए या जिन्होंने देखा हो कि जैवलिन थ्रो किसी लोकल स्टेडियम के अंदर हो रहा हो। मैं शिवाजी स्टेडियम जाता था इसलिए मेरे को पता है कि भाई वहां पर होता था, बट सही। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। हम्म, सही सही सही। और जो एक है ना कि घाट घाट का पानी पी के आना, तो नीरज ने मतलब शिवाजी स्टेडियम हो गया, पंचकुला हो गया, पटियाला हो गया, फॉरेन में भी मतलब बंदे का एक्सपीरियंस रहा है, कम एज में भी मतलब कुछ कंपनी मिली, कुछ पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस रहे। तो मतलब एक नेचुरल कल्मिनेशन लग रहा है टोक्यो अब इस जर्नी के बाद, कि 7 अगस्त 2021 अब पिक्चर थोड़ी क्लियर होती है हमारे सामने। जब तक हम इस स्टेज पे पहुंचते हैं, बुक में भी कुछ ऐसा ही है। स्टार्ट होती है उस झलक से कि वो टोक्यो में है और टोक्यो में भाला फेंकने जा रहा है, फिर ये कहानी स्टार्ट हो रही है। हमने भी कुछ जर्नी उसी तरह ट्रैक की। 21 पे आ जाते हैं, 7 अगस्त, 8 अगस्त यहाँ रात 21 में नीरज गोल्ड जीतता है। अरशद नदीम भी है, वेटर भी है जो उस दिन परफॉर्म नहीं कर पाता। और नीरज थ्रू आउट मतलब आसपास भी नहीं है, काफी क्लियर कट उस दिन विनर है। बारिश हो रही है, मौसम भी अच्छा नहीं है, एक साल ओलंपिक्स डिले हो रखे हैं, डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स तो नीरज जी जाता है। अब जो सवाल आता है कि ये एकदम जो ग्लोरी मिलती है, एशियन गेम्स में गोल्ड जीतना, गोल्ड कोस्ट में, कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीतना अलग चीज है। इंडिया के लिए पहला ट्रैक एंड फील्ड में गोल्ड जीत लेना, लोग उम्मीद कर रहे होंगे ब्रॉन्ज ओलंपिक्स में की। गोल्ड जो था ना, और लास्ट में एक तो इवेंट जो होता है ना, जैसे वो रेसलमेनिया में मेन इवेंट होता है फाइनल दिन कि मतलब टॉप वैसा ऑफ ही द हुआ। कार्ड, ये वो वाला सीन हो गया ना, कि 5-6 मेडल आ रखे थे तब तक, कोई ब्रॉन्ज कोई सिल्वर, कोई ब्रॉन्ज कोई सिल्वर, मतलब टॉपिंग ऑन द केक वाला बिल्कुल फाइनल इवेंट है, आखिरी दिन है, और आप सोच रहे हैं लोग ब्रॉन्ज आ जहां से जाएगा, मिले। गोल्ड ले आते हो। इसका जो एक नेशन पे, पूरे देश पे जो उसका मेंटल इफेक्ट पड़ा, इस चीज का जुबिलेशन तो होती है, लेकिन वो कुछ दिन बाद वो थम जाती है। वो एक दिन की 2 दिन की खुशी है, घर वाले कुछ दिन होंगे, नीरज 1-2 महीना ज्यादा बिजी रहेगा, लेकिन जो पूरी एक साइकी पे, कॉन्शियसनेस पे वो गोल्ड जीतने का जो फर्क पड़ा देश में, क्योंकि अब अनुरानी वाला, जब जैसे हम कल बात कर रहे थे कि वो गोल्ड ले आई, और ये डीपी की आप बात कर रहे थे, अभी जेना की बात हम कर रहे हैं, तो एकदम लग रहा था लाइक दे आर स्प्राउटिंग, कि यार ये भी थे, ये हाँ, प्रैक्टिस तो ये लोग 4-5 साल से कर रहे होंगे। ऐसा तो है नहीं कि नीरज के बाद इन्होंने 2 साल से प्रैक्टिस स्टार्ट की है। तो वो जो एक साइकी पे इफेक्ट पड़ा है, कि जेवलिन में ही हम इतने लड़के देख रहे हैं, बाकी स्पोर्ट्स पे तो शायद हमें और पॉडकास्ट करना पड़े, एथलेटिक्स वगैरह पे कभी किसी दिन। लेकिन हाँ, ये ये ना क्या इफेक्ट पड़ा आपकी नजर में, मतलब इसका सोशो साइकोलॉजिकल एनालिसिस, एक विन का कितना पड़ा है नीरज क्या के है। गोल्ड जीतने का? सो एक बात तो फैक्चुअली प्रूवन है कि जैसे ही वन द मेडल, हम्म। आप डेटा रिपोर्ट्स कहीं पे भी देख ले, द एंटायर कंट्री हम्म। रोज आउट ऑफ सैड स्टेट के कि हमारे और मेडल नहीं आ रहे थे, ऑल ऑफ अ सडन दिस गाय ब्रिंग्स इन द गोल्ड। इट वाज सच अ बिग थिंग, इट वाज अ ह्यूज मोमेंट, जिस वजह से मतलब आज भी द ब्रांड नीरज हैज नॉट गॉन डाउन, इट हैज ओनली गॉन अप सिंस देन। हम्म। नीरज ने जो अचीव कर लिया, वो संजीव सानंद सर का एक ट्वीट था ना कुछ दिन पहले कि कैसे वो रिलेज के अंदर हम अच्छा कर रहे हैं। हम्म। ठीक, वही चीज जैवलिन के अंदर भी थी। हु वुड हैव एक्सपेक्टेड यार, मतलब नॉर्डिक कंट्रीज खेला करती थी जैवलिन थ्रोज, हाँ, यहाँ पर इंडिया के अंदर, हाँ मस्त होता है। मतलब कि तो
एंड देयर इज दिस गाय फ्रॉम इंडिया, जो ये करता है, उस द एंटायर कंट्री was together in celebrating that moment. And Neeraj all of a sudden skyrocketed. His brand value, his market, or his worth, or his name, um, it's skyrocketed. प्रधानमंत्री जी मिल रहे हैं, अलग अलग लोग मिल रहे हैं, अलग लोग जान पहचान में बढ़ रही है, सब कुछ एक बात हो रही है. बट इसने एक मेजर इम्पैक्ट ये भी कर दिया कि शिवाजी स्टेडियम, जहां से उसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी, वहां पे जावलिन प्लेयर्स और बढ़ने लग गए. हम्म. सेम चीज पंचकुला में हुई, कि खुला में. पंचकुला में सेम चीज पटियाला में हुई, सेम चीज भुवनेश्वर में हुई, सेम चीज पैन इंडिया हुई कि जो भी लड़के जावलिन के अंदर अच्छा कर रहे थे, जो भी लड़कियां जावलिन में अच्छा कर रही थी, वो आगे बढ़ने लगी. हम्म. सी, इससे पहले एक और कहानी थी जावलिन के अंदर, देवेंद्र झांझरिया की, हम्म. जो पैरालंपियन है मेरा और वो कंसिस्टेंटली, है ना, हम्म. और वो कंसिस्टेंटली जावलिन के अंदर मेडल जीत रहे हैं. उनका नाम, एटलीस्ट पीपल हु आर द who read or follow sports, everybody sort of knows him, हम्म. but nobody knew of Jhanjariya as they now know Neeraj. सही. और नीरज का वो इम्पैक्ट, बी इट स्कूल, बी इट स्टेडियम, बी इट पानीपत, पंचकुला, पटियाला, सोनीपत, हर जगह ही लोग उसको जावलिन को खेलने लगे. एंड नाउ व्हाट इट हैज डन इज कि javelin and athletics are also now followed events. सही. सी, उससे पहले बहुत फर्क आया. शायद अभिनव बिंद्रा या राज्यवर्धन राठौर के मेडल्स के वजह से आप बोलो शूटिंग की तरफ फोकस गया होगा थोड़ा बहुत. हम्म. बट इंडिया के अंदर एथलेटिक्स का कभी बहुत लंबा चौड़ा फोकस रहा नहीं है. यार, कंट्री ऑब्सेस्ड विद क्रिकेट, सही. तो एथलेटिक्स के बारे में बहुत सारा लंबा चौड़ा लोग सोच नहीं थे. एंड नाउ ऑल ऑफ अ सडन एशियन गेम्स के अंदर, सी द गाइज हु आर विनिंग मेडल्स एंड सी द काइंड ऑफ ट्रैक्शन, सपोर्ट और आई बॉल्स आर ग्रैबिंग. तो ये एक मेजर चेंज आया है जावलिन के अंदर भी, जनरली आई थिंक एथलेटिक्स के अंदर भी, दैट नीरज की सक्सेस ने बना दिया. इट हैज ओपन और इट हैज इंश्योर्ड के अब लोग इस बात का फियर ना करें कि वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते. अब तो बस एफर्ट लगाओ एंड जस्ट डू इट, rather than wasting time valuing and thinking. सही. सही. ये और एक मेजर चेंज आया है. जो आपने बोला ना कि एकेडमीज में, शिवाजी स्टेडियम में, पंचकुला, पटियाला में बच्चे आ रहे हैं, मतलब नंबर्स हैव इंक्रीज्ड एक्सपोनेंशियली, तो शायद इसका इफेक्ट हमें अभी तो शायद उन बच्चों की स्टोरीज कोई कवर नहीं कर रहा. जैसे नीरज था 12-13 साल की उम्र में, नो बडी नोज ना. पर 5 साल बाद, 10 साल बाद उनका इफेक्ट हमें शायद इंडिया की ट्रैक एंड फील्ड में दिखेगा सिर्फ. और नीरज क्योंकि जेवलिन करता है, इट्स अ फील्ड का स्पोर्ट. ट्रैक पे भी मुझे लगता है कि वो थोड़ा थोड़ा ना, जैसे कहते हैं वो डोमिनो इफेक्ट हो गया, या मतलब ट्रिकलिंग डाउन, तो वो कहीं ना कहीं सीप इन हो रही है वो चीज ना, क्योंकि यार, काफी वो होगा कनेक्टेड है ये ही, चीज, एथलेटिक्स एज अ स्पोर्ट. वो होगा ही. एंड आई थिंक एक और चीज है, सेड somebody during the course of research of the book, कि बहुत सारे लोग ना इंडिया में अच्छे खासे सक्सेसफुल हो जाएंगे अगर वो इंडिविजुअल स्पोर्ट. स्पोर्ट्स लें. हाँ. तो इतना मेजर पोटेंशियल है. हम एवरीबडी इज फोकसिंग टुवर्ड्स अ टीम इवेंट पे काम करते हैं, पर इंडिविजुअल स्पोर्ट्स खेलने वाले कम लोग हैं. एंड हम्म. द सेकंड व्हाट नीरज विक्ट्री वुड हैव डन इज कि अगले आपको 10 साल के अंदर दिखने लगेंगे, आप इंडिविजुअल स्पोर्टिंग इवेंट्स के अंदर यू विल फाइंड पीपल हु आर डूइंग मैसिवली वेल. और सही. इसने वो खोल दिया है. आई एम जस्ट कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन द फैक्ट, बिकॉज apart from so there are theories where people see sports also as an entertainment source, but ओलंपिक्स जिसके अंदर दुनिया भर के लोग इकट्ठे होते हैं, एशियन गेम जैसे पूरे एशिया के लोग और कंट्रीज हम्म. रिप्रेजेंट करी जा रही है, वहां पर ये नेशनल कॉन्शियसनेस की बात हो जाती है. सही. वहां पे झंडा फहराता है जब देश का ना, तो उसका जो गर्व जो महसूस होता है ना, बड़े उसका स्टेडियम अनुभव, में बड़ा कैनवस. वो देखने वाली वो चीज, महसूस करने वाली चीज ही कुछ और है. यार, सही. आप और मैं हरियाणा से हैं, हमें हमारे रिश्तेदारी में, कुनबे में, सबके जानकारी के अंदर फौज के लिए, देश के लिए मर मिटने वाले बहुत लोग हैं. हम्म. तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ना ये वो इनग्रेन्ड है कि भाई जब झंडा फहरता है या फिर
देश की बात आती है, भारत माता की जय निकलती है, या जय हिंद होता है, या भारत का झंडा फहराया जाता है, तो एक अलग सा ही एक कॉन्फिडेंस और अलग सा एक प्राइड वाली फीलिंग होती है, और जो विच इज सॉर्ट ऑफ इनग्रेन्ड विद अस, एंड इट विल स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम। और उसी परसूट के अंदर हम स्पोर्ट्स भी देख सकते सही। हैं, स्पोर्टिंग अचीवमेंट्स या स्पोर्टिंग सक्सेसेस, उसको नेशनल कॉन्शियसनेस के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो आप हम्म। समझेंगे कि वे कहाँ से, नो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। सही सही, बिल्कुल। और शायद थोड़ा बैडमिंटन में भी हमें असर इसी वजह से देखने को मिला था। साइना हो गई, सिंधु हो गई, इनका मेडल आया। शूटिंग में शुरू में देखा, रेसलिंग में, बॉक्सिंग में, तो 15-20 साल से हम देख रहे अरे थे। दुनिया भर में, मैं दुनिया भर में सचिन तेंदुलकर के 200 का इफेक्ट क्या हुआ तो वैसे वाला है। तो बिल्कुल इसका इफेक्ट होगा नीरज का। और आज एशियन गेम्स में दोबारा सेकंड मेडल जीता है। अगले साल ओलंपिक्स है। 88.88। 88.88, तो अभी शायद आई 90 मीटर का थोड़ा रिमेम्बर। सा कसर रह गई है, वो ब्रीच करने वाली। हाँ वो एक कसर बस वही है मेरे वो ख्याल बेसिक। से। वो जो क्राउन में सारी चीजें जो है ना वो आ गई हैं, सिर्फ बस हाँ, एक वही चीज सो बची है। आई फोकस ये हुआ होता कि ये तो डायमंड लीग, बिकॉज डायमंड लीग क्या होता है, एनुअली जो बेस्ट ऑफ बेस्ट एथलीट्स बेस्ट। होते हैं ना इन दैट पर्टिकुलर स्पोर्ट, वो कंसिस्टेंटली ये सीजन के अंदर परफॉर्म करते रहते हैं अलग अलग इवेंट्स के अंदर, और जो जीतता है डायमंड लीग, जैसे पीपल हु आर जस्ट प्रोफेशनली javelin throwers might treat diamond league as an important, a very very important event. तो डायमंड लीग इज द क्रीम ऑफ प्लेयर्स जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं इन दैट 1 ईयर। ओलंपिक्स के अंदर तो वो सिर्फ एक ही दिन का वो इवेंट है ना, डायमंड लीग के अंदर मल्टीपल इवेंट्स होते हैं जिसका कंक्लूजन होता है अलग अलग जगह। तो देर आर पीपल जो स्पोर्ट्स पर्सन जो डायमंड लीग को बड़ा वो मानते हैं, तो डायमंड लीग का था, तो डायमंड लीग नीरज वन ऑलरेडी। सही। दूसरा जो चैलेंज है वो 90 मीटर का मार्क था। 90 मीटर मार्क इज अ लिटिल elusive, एंड देन ऑफ कोर्स नाउ वी आर सीइंग कि पेरिस ओलंपिक्स इज अराउंड द कॉर्नर, उसके बारे में भी वहां पे फोकस है। और काफी लोग एंड में घिसा पिटा सवाल पूछेंगे कि भाई व्हाट नेक्स्ट फॉर नीरज। तो हम नहीं पूछेंगे, मैं पता ही है नेक्स्ट क्या है। अगले साल पेरिस ओलंपिक्स है, उसके बाद 28 में शायद लॉस एंजलिस में है, अगर नीरज स्टेज फिट एंड गोज फॉर इट। तो लेकिन हम ये जरूर पूछेंगे, ये व्हाट नेक्स्ट फॉर अर्जुन सिंह कादयान, कि इसके बाद अगली किताब कौन सी आ रही है, किस चीज पे काम कर रहे हो। ओहो, ये ट्रिक क्वेश्चन आई वाज होपिंग, अच्छा क्या बात चल रही है, मतलब नीरज के बारे में बात चल रही है, व्हाट ओके, नेक्स्ट नहीं फॉर नहीं, मी। हम नीरज से मोड़ या लेते सो हैं आई ना। so I have been working on 2-3 writing projects also at the same time. हम्म। तो एक तो पब्लिशर के पास है, एक प्रोजेक्ट आई एम वर्किंग ऑन टू स्ट्रीम्स जिसके अंदर इश्यूज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब लाइक आई सेड टू यू अर्लियर आल्सो, एक कारण है जिस वजह से मैं किताब लिखता हूँ, ताकि मैं वो चीजें समझ भी पाऊँ अच्छे से, वो कॉन्सेप्ट समझ पाऊँ, वो बदलाव समझ पाऊँ, ताकि और सुधार लाया जा सके। सही। तो उसी तरह पर मैं नेशनल इश्यूज के अंदर कुछ सेक्टर्स को भी कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। सही। और हरियाणा के ऊपर 21st सेंचुरी हरियाणा के ऊपर अब बुक इज अराउंड द कॉर्नर, होपफुली वो जल्दी आ जाए। आई एम हम्म। कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस, क्योंकि एक बार सिचुएशन हो चुकी है कि मेरा एक ड्राफ्ट रेडी है बट वो पब्लिश नहीं हो पा रहा, अननेसेसरी बड़े सारे हिकअप्स आ रहे हैं। भगवान से प्रार्थना है कि पुस्तकें जल्दी आए, बिकॉज अ लॉट गोज इनटू राइटिंग दीज बुक्स। ग्रेट। बिकॉज वन थिंग आई मस्ट बी क्लियर दैट बुक्स डोंट रन योर किचन। तो वैसा नहीं हम्म। है, मतलब अपार्ट फ्रॉम आई थिंक सही। चेतन भगत or a few select people, there are not many people who make, or हाँ, Durjoy Datta, or बस। people like that. हम्म। uh, Books, the kind of books that I write, they won't make me rich, or they can't run my kitchen. So I have to sort my time and very selectively, strategically focus towards writing as well as doing other work that I do. तो एक इच्छा रहती है ना कि यार जब आप इतना एफर्ट डाल रहे हो तो वो हम्म। जल्दी से वो रिजल्ट आ भी जाए। आई सही। नो द एंटायर प्रोसेस, आई पब्लिश 2 books ऑलरेडी, तो आई नो द प्रोसेस, द टाइम इट टेक्स, बट एक इच्छा रहती है कि जल्दी आ जाए। सो आई एम कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड टू दैट। देन देयर इज अ बुक ऑन, लाइक आई टोल्ड यू, हरियाणा के ऊपर, which is more contemporary, which is more कि हम्म। 21st सेंचुरी के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, which is where I discuss internet culture, I discuss सही। music, I discuss literature, poetry, I हम्म। discuss women, I discuss
changing face of politics in Haryana, हम्म, the rise of BJP, and things like that. Multiple such topics, and I hope to get into conversation with you over those themes सही, sometime in the near future. बिल्कुल, वी आर ऑल्सो वेटिंग। और बेस्ट ऑफ लक अर्जुन भाई, अच्छी किताबें निकालते रहे, हम Thank पढ़ते you. रहेंगे काफी लोग, और फिर हम डिस्कस करने के लिए तो बैठे ही हैं। तो थैंक यू Thank you आज very इतना much. टाइम निकालने के लिए। आज थोड़ी कल से रिलैक्स कन्वर्सेशन हुई, कल हम थोड़े ज्यादा इमोशनल हो गए थे हरियाणा को लेके। कल तो ये तो तुमने सुना होगा यार, एक बार ना वो जैसे ही वो अपलोड होता है ना, वो शेयर भी करना है। मैं I'll share it on my handles also, and rather I'll ask my when I put it out कि बहुत ज्यादा भावुक तो नहीं हो गया हरियाणा को लेकर नहीं नहीं, इतने नहीं भाई, इतने नहीं, ठीक है। आज थोड़ा सोबर वाला माहौल था। आज कल। कल वाली एनर्जी हमारी, वो वोल्केनो हमारा फट गया ना कल। वो जो वोल्केनो की बात कर रहे थे वो कल हमारा फट गया, तो आज हम थोड़े से उसमें स्टेग्नेशन आ गई वो कंपोज है, थोड़ी सी। कंपोज है, वही। तो ग्रेट बहुत ग्रेट ग्रेट बढ़िया। भाई, आज मजा आया बात करने में, दोनों दिन 2 एपिसोड बनाए। और होपफुली दर्शकों को भी मजा आया होगा भाई। ये नीरज चोपड़ा वाली किताब है, और दूसरी लैंड ऑफ द गॉड्स नहीं पढ़ी अब तक तो क्या कर रहे हो, मतलब फिर अब, मतलब क्यों खाम खा सिर मारने लाग रहे हो। तो प्लीज डू रीड, अमेजन पे दोनों अवेलेबल है। लैंड ऑफ द गॉड सर्च करोगे नीचे ये मिल जाएगी। ठीक है, तो दोनों कॉम्बिनेशन में मंगवा लेना, ज्यादा महंगी नहीं है, दे डोंट कॉस्ट मच, और इतनी पॉकेट पे भी नहीं है। तो भाई आए हैं तो थोड़ी बहुत हम भी करेंगे यार भाई की। तो प्लीज मतलब डू बाय रियलिस्टिकली, मतलब कोई मतलब वैसे नहीं कह रहा, मतलब जेन्युइनली। मैं जब भी किसी चीज के लिए रेफर करना पड़ता है कुछ भी, तो जैसे कल भी बात हो रही थी कि बस लैंड ऑफ द गॉड्स उठाई, कुछ ना कुछ मिल ही जाता है उसमें से काम का, मतलब कहीं से भी किसी चैप्टर में से, तो मतलब इट लीड्स टू यू टू अनदर बुक्स। मैंने कोई 40-50 बुक आपके वो जो फुट नोट्स है ना उनसे उठाई है, क्योंकि मैंने उनकी लिस्ट बनाई 50 बुक की, कि मैं क्या बंदे ने कहाँ कहाँ से किस किस गैजेटियर से क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाली है, ताकि यू कैन ऑल्सो रीड ओरिजिनल सोर्सेज। वो तो एक हाँ। क्रिमिनल वर्क है ही, लेकिन जो ये काम करते हैं जिसको रिसर्च करनी है प्रॉपर, तो जो वो फुटनोट्स हैं, बिब्लियोग्राफी है, मतलब कमाल की। तो ग्रेट अर्जुन भाई, और थैंक यू जुड़ने के लिए। Thank you very much. Thank you very much. I hope your viewers and listeners enjoyed our conversation. एंड फिर ये कंटिन्यू रखते हैं, अलग अलग थीम से बात करते रहते हैं। तो सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, आपको भी नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद, राम राम।